नमस्कार। एनसीईआरटी के इस सीरीज में स्वागत है। पुनः आज हम उपस्थित हैं अध्याय 2 लेकर ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। इस पाठ में हम ग्लोब के बारे में चर्चा करेंगे और अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ जो इस सुई बताया गया है ग्लोब की आकृति में, इसे अक्ष कहते हैं। एक नीचे भी है, एक ऊपर भी है। तो ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है। ग्लोब को हम पृथ्वी की भांति पूरब से पश्चिम की ओर घुमाते हैं, जिससे हम कुछ अनुमान लगाते हैं पृथ्वी के बारे में। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। एक और काल्पनिक रेखा है। क्वेश्चन आता है कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा काल्पनिक है या वास्तविक है? तो यहाँ काल्पनिक रेखा है, इसे याद रखिए। क्या है? काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विषुवत कहते हैं, जो दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, यानी विषुवत से ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। वह जो दोनों होता है वह बराबर का एक आधा भाग होता है। विषुवत पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। विषुवत वृत्त जो होता है देखिए यहाँ विषुवत वृत्त बताया गया है। यह पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाता है। यह दो भागों में बैठता है। इसके ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और यहाँ से ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। यह जो विषुवत वृत्त रेखा है, यह एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वृत्त के समानांतर जो भी रेखा है वह एक गोलाकार रेखा है, लेकिन उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। उसे मापने का एक तरीका है जिसे हम अंश में अर्थात डिग्री में मापते हैं कि कौन सा रेखा कितने डिग्री पर स्थित है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त जो है जहाँ है वहाँ से हम 0 डिग्री माप कर शुरू करते हैं। 0 डिग्री से शुरू करते हैं। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त के 1/4 है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव की तरफ, यानी जो ध्रुव है ऊपर या नीचे 1/4 है। अतः इस माप होगा 360 अंश का 1/4। 360 का 1/4 क्या आ जाएगा? 90 डिग्री का मतलब गुना 90 डिग्री, यानी इसके एक पार्ट को हम 90 डिग्री के दर्शाते हैं। एक पार्ट को हम 90 डिग्री से दर्शाते हैं। अर्थात उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। विषुवत वृत्त से उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं। जो उत्तरी ध्रुव है वह 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी की तरफ है उसे 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव अक्षांश को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाएं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान को उसके साथ उसका दिशा का लिखना जरूरी है। इसलिए कि सेम डिग्री होता है तो दिशा लिखने से वह डिग्री स्पष्ट होता है कि किस दिशा को डिग्री को अक्षांश को दर्शा रहा है। जैसे
समानता उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उत्तरी ध्रुव को लिखा जाता है इस तरह से, दक्षिणी ध्रुव को द लिखा जाता है। इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है। यानी दो ऐसे शहर के नाम बताया गया है, दोनों 20 डिग्री पर ही अवस्थित है। कितने पर अवस्थित है? 20 डिग्री पर अवस्थित है। लेकिन अंतर इतना ही है कि एक उत्तरी ध्रुव में है और एक दक्षिणी गोलार्ध में है। एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन दोनों 20 डिग्री पर स्थित है। दोनों की अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के दक्षिण अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। यानी ब्राजील जो है वह 20 डिग्री अंश दक्षिण में है और चंद्रपुर, महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है 20 डिग्री उत्तर में है। चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर, बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश स्थित है। जैसे चित्र 2.2 से स्पष्ट होता है वहाँ, यह चित्र यहाँ से स्पष्ट होता है। यहाँ जो है ब्राजील वाला है और यहाँ जो है महाराष्ट्र वाला स्थित है। दोनों 20 अंश पर स्थित है, लेकिन अंतर इतना ही है कि एक नॉर्थ में है और दूसरा साउथ में है। अक्षांश रेखा है विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री। विषुवत वृत्त को कितने मानते हैं? 0 डिग्री। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है। 3 यहाँ पढ़ लिए। 3 में क्या बताया गया? एक विषुवत वृत्त, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। इसके अलावा भी 4 रेखाएं हैं। वह 4 रेखा कौन है? तो एक है यहाँ आपका, देखिए, मकर रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री और कर्क रेखा 23.5 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री और उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री। 4 ई हो गया। एक यहाँ आपका ई था विषुवत वृत्त, एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। यह 3 को छोड़कर एक 4 अन्य रेखाएं भी हैं जो इस प्रकार से हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त। यह 4 इस प्रकार से रेखाएं, अक्षांश रेखाएं अवस्थित है, जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कर्क और मकर रेखा के बीच सूर्य का जो रोशनी है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी के बीच वाले भाग में सूर्य की रोशनी एक बार दोपहर में ठीक सिर के ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। 23 डिग्री कर्क रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23 डिग्री, इसके बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है।
23 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी से लेकर 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद, कर्क और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, इसलिए 37 डिग्री के बाद सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। 37 डिग्री कर्क रेखा हो या 37 डिग्री मकर रेखा हो, उसके बाद जो भी सूर्य की किरणें पड़ती है वह तिरछी पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क एवं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखाएं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्रों का तापमान मध्यम रहता है। उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री कर्क रेखा से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच के क्षेत्र उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 37 डिग्री से लेकर दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए इसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी गोलार्ध में इसके बीच के क्षेत्र 66.5 से 90 डिग्री, 66.5 से 90 डिग्री इसके बीच का जो क्षेत्र है इसे हम उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। डिग्री दोनों का सेम है, दोनों का अंश सेम है, अंतर केवल नाम में करना है, सेम उसी तरह है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शीत कटिबंध कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती है। इस प्रकार से आपका अक्षांश रेखा रहा। इसमें जो 4 रेखाएं महत्वपूर्ण है, विषुवत वृत्त के अलावा 4 रेखाएं महत्वपूर्ण है जो पृथ्वी की बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करती है। 0 डिग्री विषुवत वृत्त हो गया, 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा, 37 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त, 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव और उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त। इस प्रकार से अक्षांश रेखा रहा। आइए आगे हम लोग देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ जानकारी की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसमें स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी पर स्थित है। एक ही अक्षांश कहाँ स्थित है? 20 डिग्री दक्षिणी पर स्थित है। पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा या पूर्व रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। अब उन स्थानों की दूरी बताना है कि दूरी कितनी है। उनके बीच की दूरी को देशांतर को अंश में मापते हैं। जो देशांतर रेखा है, यहाँ जो रेखा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये सब देशांतर रेखा है। सभी देशांतर रेखाएं आपस में जाकर ध्रुव पर जुड़ी हुई है, आपस में जुड़ी हुई है। इस देशांतर रेखा को हम अंश में मापते हैं। देशांतर रेखा में यहाँ एक 0 डिग्री है,
ठीक इसके पीछे 180 डिग्री है। यहीं से यह मुख्य देशांतर रेखा है, प्रमुख देशांतर रेखा है, जहाँ से माप शुरू होता है। इस देशांतर रेखा के माध्यम से समय की गणना करते हैं, किस स्थान पर कितना टाइम हो रहा है, जो देशांतर रेखा ही हमें पूर्ण रूप से बताता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त होते हैं। देशांतर रेखा क्या होते हैं? ये अर्धवृत्त होते हैं। इनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घट जाती है। यह मेरा देशांतर रेखा है। जब हम इसके बीच के स्थान से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो घटती है, और ध्रुव से फिर आते हैं तो इधर बढ़ती है, फिर घटती है। यह क्वेश्चन आता है कि देशांतर रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर दूरी क्या होती है? तो घटती है, और ध्रुव से आने पर फिर बढ़ती है। इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार एग्जाम में। शून्य हो जाती है जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलते हैं। शून्य कब होती है? जब सभी देशांतर याम्योत्तर आपस में जहाँ मिलता है वहाँ शून्य होता है। देशांतर रेखा जो होती है वह सभी आपस में मिलते हैं, लेकिन अक्षांश रेखा सभी आपस में नहीं मिलते। अक्षांश रेखा गोलाकार होता है और देशांतर रेखा अर्ध गोलाकार होता है। अक्षांश रेखा से सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तभी सभी देश ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। जहां यह प्रमुख याम्योत्तर है, यहाँ से पूरब और पश्चिम की तरफ काउंट शुरू किया जाए। यह आपका पूरब हो गया, यह आपका पश्चिम हो गया, यहीं से शुरू किया गया। यह 0 डिग्री को प्रमुख याम्योत्तर बनाया गया। राजकीय ब्रिटिश वेधशाला स्थित है यहीं से। ठीक, इसमें मुख्य बिंदु क्या है कि ध्रुव की तरफ जाने पर दूरी घटती है और फिर बीच में बढ़ती है। सभी देशांतर के आपस में जुड़ी हुई अर्धवृत्ताकार है। दो भाग बटा गया है, पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ। 0 डिग्री मान देशांतर होता है। यहाँ हम 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम गणना करते हैं। यानी यहाँ से चलते हैं तो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ गणना होता है, जो दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एक ही रेखा पर स्थित है। दोनों को एक ही रेखा पर अवस्थित है। इसलिए देशांतर रेखा की संख्या जब भी पूछता है तो 360 ही होता है। 360 ही होता है। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। प्रमुख याम्योत्तर का मान कितना है? तो 0 डिग्री। यह कहाँ से गुजरती है? तो राजकीय ब्रिटिश वेधशाला से होकर गुजरती है। इसके 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्व की तरफ, एक पश्चिम की तरफ 180 डिग्री। 100 पूर्वी और पश्चिमी 180 डिग्री प्रमुख जो याम्योत्तर रेखा है, देशांतर है, वह एक ही रेखा को व्यक्त करता है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं देशांतरीय याम्योत्तर के द्वारा बनाई ग्रिड को देखिए। अगर आपको इस किसी स्थान के अक्षांश देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप कुछ संग पा, यानी ग्लोब पर उस स्थान के बारे में खोजने के बारे में बताया गया है। आगे उदाहरण के लिए असम का एक धुबरी की जगह है जो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। चलिए, यह आपका प्रमुख याम्योत्तर है। यह आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा है। अक्षांश रेखा ही है, अक्षांश रेखा है, और यह आपका देशांतर रेखा है। यह 0 डिग्री मान पर है, और ये भी यहाँ 0 डिग्री मान है इसका।
लेकिन 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री उत्तरी यानी अक्षांश रेखा का यह 0 डिग्री जो मान है यहाँ से ऊपर में होगा 26 डिग्री। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी पूरब में, अब इधर कह रहा है कि 90 डिग्री, इधर कह रहा है कि यह 90 डिग्री इधर में है। उस बिंदु को देखे जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यानी 60 डिग्री है देशांतर रेखा का, इसके करीब में है। धुबरी, यह बिंदु धुबरी को सही स्थिति होगा, जहां दोनों रेखाएं मिल रही है वही धुबरी का सही स्थान होगा, जो उस स्थान अक्षांश और देशांतर रेखा के माध्यम से किसी स्थान के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वह कितने डिग्री पर स्थित है। थोड़ा सा यहाँ चर्चा करते हैं। यह ग्रीनविच एक सीधी लाइन है, यह ग्रीनविच है, इधर पश्चिम है, इधर पूरब है। पूरब है। अब यहाँ दर्शाया गया है, इधर बढ़ेंगे उतना ही समय बढ़ता है, इधर घटता है, इधर घटेगा और इधर बढ़ेगा। देशांतर और समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। समय मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह की गति या सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। पृथ्वी मापने के लिए हम पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह की गति से भी समय का माप लेते हैं, क्योंकि सूर्यास्त और सूर्योदय प्रतिदिन होता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। यानी सूर्य की रोशनी से जो हमारी परछाई बनती है, उस परछाई के माध्यम से भी हम समय का अनुमान लगा लेते हैं। जो दोपहर में सबसे छोटी है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। जब सूर्य की रोशनी दोपहर में सिर के ऊपर होती है तो उस समय हमारी परछाई छोटी होती है, तो हम अनुभव लगा लेते हैं कि अभी दोपहर का समय है। और जब परछाई जब बड़ी होती है तो सूर्योदय के समय तो भी स्पष्ट हो जाता है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी 0 डिग्री जो याम्योत्तर के बारे में चर्चा किया गया है, प्रमुख याम्योत्तर 0 डिग्री, उस समय याम्योत्तर के पास जितने भी देश है, ठीक उसके सिर के ऊपर सूर्य के प्रकाश पड़ते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, तभी स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में, उनका ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। यानी पृथ्वी जो है और पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, जिसके वजह से पूरब में समय आगे होगा और पश्चिम में समय पीछे होगा। समय की गणना को हम निम्नलिखित विधि से कर सकते हैं। जैसे 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटा में 15 मिनट, तो 4 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है पृथ्वी। जब 4 मिनट समय बिताती है वह, तो देशांतर रेखा में 1 डिग्री आगे बढ़ती है। ठीक, ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजते हैं। ठीक उसी समय ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब में जब ग्रीनविच पर 12 बज रहा हो, तो 15 डिग्री आगे जाने में कितना समय लगेगा? तो 1 डिग्री जाने में तो 4 मिनट लगता है, तो यहाँ 15 डिग्री जाना है। कितने डिग्री जाना है?
15 डिग्री जाना है। जब 15 डिग्री जाना है तो उसे 15 गुने 4 यानी 15 गुने 4 यानी 60 मिनट का समय लगेगा। यानी उसे यहाँ जब 12 बज रहा है ग्रीनविच के पास में, तो 15 डिग्री आगे देशांतर रेखा पूरब की तरफ यानी 1 बजेगा, और पश्चिम में 15 डिग्री की तरफ 11 बजेगा। इस तरह से समय का निर्धारण होता है। ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजेंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगा। ग्रीनविच 0 डिग्री पर दोपहर का 12 बजते हैं तो 180 डिग्री यमोत्तर पर उस समय के मध्य रात्रि होंगे। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ का स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। जुलाई 19 में जो एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत के गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय का अंतर कितना, तो 1 घंटा 45 मिनट है। अंतर होने का रीजन है, क्या कारण है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन अवश्य सभी एग्जाम में आ चुका है। जब भी आगे हम क्वेश्चन का आपका सीरीज देंगे उसमें यह क्वेश्चन रहेगा, इसका पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ रहेगा। 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। तो यहाँ समझिए 68 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है गुजरात के द्वारका, और 97 डिग्री पूरब में असम का डिब्रूगढ़ है। तो यह दोनों का डिस्टेंस है, दोनों अलग अलग देशांतर रेखा पर अवस्थित है, इसीलिए समय का अंतर है। स्थानीय समय जो देश का मानक समय होता है, मानक समय माना गया है। किसी अमेरिका का स्थानीय समय को देश का मानक समय माना गया है। इस यमोत्तर रेखा का स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय था। भारत में 82.5 डिग्री, क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी की मानक यमोत्तर माना गया है। इस यमोत्तर के स्थानीय समय की पूरे देश का मानक समय माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। यह भारत का मानक समय रेखा है। भारत का मानक समय रेखा कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत ग्रीनविच के पूरब में 82.5 डिग्री में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से यानी 0 डिग्री से 0 डिग्री और 82.5 डिग्री अंतर है। 0 डिग्री और 82.5 डिग्री यही बीच के देशांतर रेखा का अंतर है, जिससे ग्रीनविच से भारत के बीच का समय 5.5 घंटा आगे है। आगे इसलिए कि ग्रीनविच के पूरब में भारत स्थित है। जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो उसमें भारत में 7:30 बजते हैं, इसलिए कि 2 बजता है तो यहाँ 5.5 घंटा आगे है, 7:30 बजे होंगे, जिस कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार जब अधिक है, जिस देश में देशांतर विस्तार अधिक है वहाँ मानक समय रेखा अधिक होते हैं। रूस में 11 मानक समय है। रूस में सबसे अधिक मानक समय रेखा है तो रूस में ही है, 11 मानक समय रेखा है। भारत में कितने हैं, 1 है, क्योंकि वहाँ रूस में देशांतरीय रेखा की संख्या अधिक है, देशांतरीय विस्तार भारत में कम है। जहाँ अधिक होगा वहाँ मानक समय रेखा अधिक होगा, जहाँ कम होगा वहाँ कम होगा। यह आपका ग्लोब अक्षांश और देशांतर रेखा रहा। देशांतर रेखा से एक क्वेश्चन आते हैं समय निकालने के लिए, जो हम अगले क्वेश्चन सीरीज में डिस्कशन में लेकर आएंगे, तो उसके लिए पूर्ण हम डिस्कशन करेंगे। जो आपको
एग्ज़ाम में 1 नंबर कन्फर्म करा सकता है। इस तरह से आप एक एक नंबर को कन्फर्म करते हैं, तब आपका स्कोर 100+ रहेगा एग्ज़ाम में। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, ताकि जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।